हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 32। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 32। इससे पहले दोस्तों आपको 31 भाग कराए जा चुके हैं, यानी कि 31 पार्ट्स आपको कराए जा चुके हैं। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो दोस्तों तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आराम से आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में दोस्तों आप उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आप वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन में ध्यान नहीं देंगे, आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन में देखना है, क्योंकि आपके मेनली जो काम आते हैं एग्जाम में कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आप ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चनों को क्वांटिटी के बेस पर नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसकी क्वालिटी को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सितार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है, इन अ सितार विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेशंस इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है, जो सितार होता है उसमें किस प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, यानी कि जो कंपन होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार की तरंगों के फॉर्म में होते हैं, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको 3-4 प्रकार की तरंगें दी हैं दोस्तों, वेव्स दी हैं। तो पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आपको दिया प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि आप इनको प्रगतिशील तरंगें भी कहते हैं। इनकी क्या खासियत होती है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई मीडियम लिया यानी माध्यम लिया और यहाँ पर ये प्रोपेगेट कर रही है। यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी यानी कि जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी दोस्तों, ये 1 पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। यानी कि आप कह देंगे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र। और ये ट्रांसफ़र कैसे होती है दोस्तों, ये आपके जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि दोस्तों कणों के कोलिजन से होती है। कोलिजन यानी कि उनके टकराने से यहाँ पे इसका ट्रांसफ़र होता है। तो ये दोस्तों आपकी प्रोग्रेसिव कहलाती है, ये आपकी एम्पलीट्यूड है, और ये आपकी दोस्तों वेव लेंथ होती है, और आप इनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वैसे देखिए सेकंड वाली आपके यहाँ पे है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रेसिव में आपने देखा, स्टेशनरी में यानी आप इनको दोस्तों आवधिक या फिर आप कहें इनको स्थिर तरंग कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें दोस्तों जो तरंग होती है वहाँ पे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि यहाँ पर कैसे होती है दोस्तों, जब इसी प्रकार की सेम वेव आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, यानी कि आपकी इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर को है और यहाँ पर आप अपोजिट डायरेक्शन वाली ऐसी ही वेव को लेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से एनर्जी आगे वो क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं होता। ये आपकी स्टेशनरी हो गई। और वैसे आपके दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, यानी आप इनको अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। इनकी खासियत होती है दोस्तों, पहला इनको माध्यम चाहिए होता है, यानी कि मीडियम चाहिए, और साथ में इनका जो प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन यानी कि संचरण जो होता है दोस्तों, ये माध्यम के समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है। यानी आप कह देंगे दोस्तों सेम डायरेक्शन में आप आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और वैसे आप बात करें दोस्तों ट्रांसवर्स वेव की, यानी आप अनुप्रस्थ वालों की बात करें, ट्रांस वेव्स, या फिर आप दोस्तों इनको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। इनकी क्या खासियत होती है दोस्तों, ये माध्यम के परपेंडिकुलर चलती हैं। आपने इनको देखा है पैरेलल चलती थी, लेकिन आप अनुप्रस्थ को देखेंगे तो ये दोस्तों माध्यम के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल में चलती हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की वेवों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड वेव होती है दोस्तों वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, और जो लाइट वेव होती है या फिर आप कहें मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सितार है वो जो साउंड निकालता है दोस्तों वो निकालता है प्रोग्रेसिव और साथ में लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों प्रगतिशील और साथ में पैरेलल होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको दिखता है, तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में सदिश राशि को पहचानिए। यानी कि आपको पूछा गया है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। यदि आप बात करें वेक्टर को, तो पहला आपको दिया है दोस्तों हीट यानी कि ऊष्मा। आप जानते हैं दोस्तों हीट के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती,
यानी यह एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। वैसे आप देखते हैं सेकंड वाला आपको दिया है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आपको दिया गया है दोस्तों कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है आप इसको समझेंगे। यहाँ पे आपने दोस्तों लीनियर मोमेंटम को देखा होगा, यानी रेखीय संवेग को, जो कि एक प्रकार से लीनियर मोशन के केस में होता है। लेकिन यदि आप बात करें दोस्तों इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी आप वृत्ताकार गति की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई m मास का पिंड है, ऑब्जेक्ट है, जो कि r डेस्टिनेशन से, जो कि केंद्र से दोस्तों r दूरी पर यहाँ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पर जो आपका L होता है, L के द्वारा दोस्तों आप दिखाते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को। तो L बराबर होता है दोस्तों I ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर है दोस्तों कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो I ओमेगा है दोस्तों यह आपका L को दिखाता है, और I बराबर होता है mr², यानी कि जो इनर्शिया होगा वो दोस्तों आपका mr² होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो L होता है एक प्रकार से ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों ये सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में, एंगुलर मोमेंटम में। वैसे आप देखते हैं टाइम दोस्तों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि एक प्रकार से क्या है दोस्तों आपका स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग निम्न में किसकी आयु का पता लगाने के लिए होता है। यानी कि आपको पूछा गया है रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों जो रेडियो कार्बन होता है, ये दोस्तों आपका कार्बन का ही क्या होता है, आइसोटोप होता है, यानी समस्थानिक होता है। इसको दोस्तों आप लिखते हैं C14, यानी कार्बन 14 यहाँ पर होता है, जहाँ पर 6 प्रोटॉन और दोस्तों 8 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको आप कहते हैं रेडियो कार्बन, यानी कि यह एक प्रकार से क्या करता है दोस्तों, जो रेडियो वेव होती है अल्फा बीटा गामा, उनको एमिट करता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसका इस्तेमाल दोस्तों आप जो फोसाइल होती हैं, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु को पता लगाने के लिए या फिर आपके उनके एस्टिमेशन के लिए दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किन कंपनियों या फिर आपके उद्योगों में अभ्रक एक कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त होता है। यानी आपको पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज अ रॉ मटेरियल। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो माइका होता है एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, ये आपका सिलिकेट का फॉर्म होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं जो सीमेंट है, सीमेंट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम के दोस्तों एल्यूमिनेट और कैल्शियम के सिलिकेट मिले होते हैं। यानी कि कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मेनली क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो सीमेंट का उत्पादन होता है ऐसी वाली कंपनियां माइके का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि दोस्तों अभ्रक का प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, सीमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 वाट घंटा समतुल्य है, यानी आपको बताना है 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू। यदि आपको निकालना है दोस्तों 1 वाट आवर को, वाट क्या होता है दोस्तों, पावर की यूनिट होती है, और आर जो है टाइम की यूनिट होती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप आर को क्या कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। आप जानते हैं 1 आवर बराबर क्या होता है, 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 को दोस्तों आप 1 लिखेंगे, वाट को वाट लिखेंगे, इंटू 1 आवर को लिख देंगे यहाँ पर आप 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3600 वाट सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं वर्क इक्वल टू या फिर दोस्तों एनर्जी इक्वल टू होता है यहाँ पर पावर इंटू टाइम। यानी कि यहाँ से आप यूनिट निकालेंगे तो जूल इक्वल टू होता है दोस्तों वाट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर आप वाट सेकेंड के स्थान पे जूल को रख देंगे, और यहाँ पे इसको आप दोस्तों कोडी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों
ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है सी वाला 3.6 इंटू 10⁻³ जूल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर वाट के स्थान पे किलो वाट दिया होगा तो वहाँ पर आप 1000 का गुणा और करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इतना अंतर होगा, ध्यान आप देंगे। यदि आपको किलो जूल में बदलना है दोस्तों तो वहाँ पर आप 1000 का डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुपरसोनिक यान उड़ते हैं, यानी कि आपको पूछा गया है सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई विद द स्पीड ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-3 एक केस यहाँ पर होते हैं, आप ध्यान देंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोस्त यहाँ पर फ्लाई करता है, इसकी आप स्पीड मान लेंगे एस, और यहाँ पर आप मान लेंगे साउंड की स्पीड को, साउंड स्पीड को दोस्तों आप मान लेंगे वी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने मैक नंबर को पढ़ा होगा, आपको बताया भी गया था मैक नंबर। जो मैक नंबर होता है ये आपका साउंड की स्पीड का डिवाइड कर देंगे दोस्तों, यदि आप जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसके साथ में, यानी कि S/V करेंगे तो आपको मिलेगा मैक नंबर। तो यहाँ पर देखिए मैक नंबर यहाँ पर 2-3 एक केसों को देता है। पहला केस होता है दोस्तों, यदि मैक नंबर लेस होता है 1 से, यानी कि 1 से इसका मान यदि कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी साउंड की स्पीड से कम होगी। तो ऐसे वाले केस में आप इनको कहते हैं दोस्तों सबसोनिक, यानी ऐसे वाली स्पीड को आप कहते हैं सबसोनिक। और सेकंड वाला केस होता है मैक नंबर इक्वल होगा 1 के, यानी कि साउंड वेव, साउंड की वेलोसिटी जो होगी दोस्तों वही वेलोसिटी जो यान होगा, यानी कि जो प्लेन होगा उसकी भी होगी। तो ऐसे वाले केस में आप इनको कहते हैं ट्रांसोनिक। और वैसे आपका थर्ड वाला केस होता है जहाँ पर मैक नंबर ग्रेटर होगा दोस्तों 1 से, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड से। तो ऐसे वाले केस में इनको आप कहते हैं दोस्तों सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो कि यहाँ पर जो केस पूछा गया है ये आपका सुपरसोनिक वाला ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों क्या होगा, वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगा, यानी आप यहाँ पर कह देंगे सी वाला ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक होगा। वैसे ही दोस्तों एक कंडीशन और होती है, मैक नंबर जब होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ज़्यादा होगा दोस्तों, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, ऐसे वाले केस में हाइपरसोनिक कहलाता है, हाइपरसोनिक। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते क्यों, यानी कि आपको पूछा गया है वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग बिकॉज। दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें फॉग की, तो फॉग क्या होता है दोस्तों, या फिर आप कहें कोहरा, ये दोस्तों एक प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है दोस्तों जहाँ पर लिक्विड और एयर होती है, या फिर आप कहें दोस्तों गैस होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्स रहता है, डिस्पर्स इनटू एयर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जल होगा तो, या फिर आप कहें द्रव जो होता है वो बिखरा रहता है एयर में। और ऐसे वाले सॉल्यूशन को आप एक प्रकार से एरोसोल भी कहते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको आप एरोसोल कहते हैं। और यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, ये जो लाइट आती है उसको स्कैटर कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देगा दोस्तों, फैला देगा, जिसके कारण आपको कोहरे पे दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका सी वाला स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द लेंस यूज्ड टू रेक्टिफाई लॉन्ग साइट, यानी कि आपको पूछा गया है दूर दृष्टि दोष को उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। यदि आप बात करें दोस्तों लॉन्ग साइट की, यानी दूर दृष्टि दोष जो होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है यानी जो देखने वाला होता है दोस्तों, उसको नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होती हैं दोस्तों वो क्या दिखाई देती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं। यानी आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर आपका इस्तेमाल होने वाला जो लेंस होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। और वैसे आप बात करें दोस्तों शॉर्ट साइटनेस की, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, इसके अपोजिट वाला केस होता है, यानी कि वहाँ पर दूर वाली जो वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो ऐसे वाले केस में दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल होता है अवतल लेंस का, यानी कि कॉनकेव लेंस का। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कॉन्वेक्स में, ऑप्शन नंबर बी वाले में। और वैसे ही दोस्तों एक आता है एस्टेग्मेटिज्म,
जो एस्टिग्मेटिज्म होता है दोस्तों, यानी आप दोस्तों एक प्रकार से आप अबिंदुकता कहते हैं, तो वहाँ पर साइलेंटिकल लेंसेज का इस्तेमाल होता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है, यानी आपको पूछा गया है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रेसिसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग। यदि आपको दोस्तों एक सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यदि आपको दोस्तों ट्रैक करना है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों रडार का। रडार क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई सैटेलाइट है, तो यहाँ पे दोस्तों रेडियो वेव को भेजेगा, यानी कि रेडियो वेव या फिर आप कहें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। तो रेडियो तरंगों को दोस्तों क्या करता है, एक प्रकार से डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करेगा दोस्तों और उनको रेंज करता है, यानी कि एक प्रकार से उनको रेंजिंग करने का काम करता है और साथ में दोस्तों उनको डिटेक्ट करने का, यानी कि जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी उनको दोस्तों यहाँ पे डिटेक्ट भी करता है। तो इसी का इस्तेमाल दोस्तों आप यहाँ पर ख़ास तौर पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं दोस्तों, उनको देखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे रडार में। वैसे आपको सोनार दिया है, सोनार का इस्तेमाल आप करते हैं ख़ास तौर पर सबमरीन के लिए, यानी कि जो पानी में पनडुब्बियाँ होती हैं दोस्तों, उनकी पोजीशन को देखने के लिए या पानी के अंदर कोई चीज़ों वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय स्रोत की सक्रियता की इकाई है, यानी कि आपको पूछा गया है विच वन इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। यदि आप बात करें रेडियो एक्टिव सोर्स की, यदि आपको दोस्तों इसकी एक्टिविटी यानी सक्रियता की जांच करनी है, पता करना है, तो इसके लिए आप कौन से वाले यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी, बैक्यूरेल ने की थी। तो बैक्यूरेल के नाम से ही दोस्तों इसकी यूनिट का नाम यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों बैक्यूरेल। ऑप्शन नंबर आपको डी वाला दिखता है। वैसे आपको यहाँ पे देखिए सीमेन दिया है, सीमेन किसकी यूनिट है दोस्तों, सीमेन के द्वारा आप देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन को, यानी कि एक प्रकार से आप कंडक्टिविटी कह सकते हैं, जो कि दोस्तों एस के द्वारा दिखाते हैं आप, या फिर आप इन्वर्स ओम के द्वारा या ओम का इन्वर्स आप इस प्रकार से कर देते हैं। वैसे यहाँ पर आपको लक्ष्य दिया है, लक्ष्य के द्वारा क्या देखते हैं दोस्तों आप, लक्ष्य के द्वारा आप देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दोस्तों आप देखते हैं, यानी कि एक प्रकार से प्रकाश की तीव्रता को देखते हैं। वैसे आप यहाँ पे देखिए दोस्तों टेस्ला दिया है, टेस्ला के द्वारा क्या देखते हैं आप, इसके द्वारा आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वप्रेरण पर कार्य करने वाला उपकरण है, यानी कि आपको बताना है विच डिवाइस वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले यहाँ पर आप समझेंगे दोस्तों जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये क्या होता है, यानी कि स्वप्रेरण क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना यहाँ पर आपने कोई कुंडली ली, यानी कोई कॉइल यहाँ पे ली आपने, और यहाँ पर आप कोई सप्लाई दे दें, यानी आपने यहाँ पे एसी की सप्लाई दी दोस्तों, इस प्रकार से आपने सिग्नल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ करंट जाएगी तो लगातार यहाँ से इस प्रकार से जाने के कारण दोस्तों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे यदि आप पास में एक और कुंडली ले लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करती है, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे इससे दोस्तों प्रभावित होने के बाद यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, और इसी को आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी आपने केवल एक ही कॉइल में दी करंट और यहाँ भी फ्लो होने लगेगी, तो आप इसी को दोस्तों कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप करते हैं ट्रांसफार्मर में। जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से आपने देखा होगा वहाँ पर दो कुंडलियाँ इस्तेमाल होती हैं ट्रांसफार्मर में, एक और यहाँ पे दो, और बीच में दोस्तों एक मटेरियल भरा रहता है, इम्प्योरिटी भरी रहती है, इंसर्ट होती है। ये खास तौर पर आपकी होती है
नर्म लोहा, यानी कि एक प्रकार से आप कहते हैं सॉफ्ट आयरन की होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा ट्रांसफार्मर। और आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं दोस्तों, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अप एंड डाउन के लिए, या फिर आप कहें स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। और एक केवल वर्क करता है एसी पे, आप ध्यान देंगे केवल अल्टरनेटिंग करंट पर ही दोस्तों ये वर्क करेगा, ना कि डीसी पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे और उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ ही बने रहिएगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।